कैसे हैं सारे बच्चे? सर पूछ लीजिए बच्चे कैसे हैं? हाउ आर यू बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इंग्लिश के पेपर के लिए बच्चों Oh कर my रहे हैं, God. ठीक है ना। तो So इसमें बड़ा, yes. सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर आने वाला है, मुश्किल समय पर 4 दिन शायद बच्चे में, 3 से 4 दिन ऐसा ऐसा आज कुछ सर है। 11 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख को इंग्लिश का पेपर है। इसका मतलब कुल मिलाकर के बच्चों के पास 11, 12, 13, 14 4 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद आप लोगों का पेपर है बेटा। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो आखिर वो बच्चा कैसे स्टार्ट करे, कहां से स्टार्ट करे, कैसे पढ़े, किसको पढ़े, क्या पढ़े भाई? इन्हीं सारे प्रश्नों का जो जवाब है वो आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि क्या अभी पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बच्चों पॉसिबल है, लिटरली पॉसिबल है। अगर आप टेक्निकली चीज़ों को खेलो, अगर आप चीज़ों को समझ जाओ ना, क्योंकि मामा शकुनी कहते हैं कि भांजे युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। बस वही मनोभूमि आपके सामने है बच्चों। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने अपने मन पर विजय पाली तो मुझे लगता है कि सर बिल्कुल आसान होगा। इन 4 दिनों में पढ़कर भी अंग्रेजी का पेपर तो क्या, मैथ्स का पेपर भी फोड़ा जा सकता है। नहीं, वो ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया। इंग्लिश का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, प्रैक्टिस है, बहुत कुछ है, हो सकता है। मतलब मैं जब कह रहा हूँ हो सकता है तो मैं ऐसा सब्जेक्ट को नीचे नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती है, अगर आप इनको ध्यान रखोगे, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पोर्शन का हैवी वेटेज है, इस चीज की क्लैरिटी होगी तो हम अपना इनपुट्स वहां ज्यादा लगा पाएंगे। मतलब जो हमारी एनर्जी है बच्चों, हमें ऐसा है कि इनपुट आउटपुट रेशियो सही चाहिए। मतलब हम इनपुट कुछ लगाएं, आउटपुट अगर हमें एम्पलीफाइड होकर मिले तो हमें ऐसी जगह पे इनपुट लगाना बेटर और अच्छा ऑप्शन है। एग्जैक्टली। अभी हमारे पास सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए है। मैं सेक्शन सी इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे हैवी वेटेज यही वाला है। सर कितने नंबर का है? 80 आउट, मतलब 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, उसमें से 50% यहीं से आता है, मोटा मोटा 40 नंबर का लगभग यहाँ से आता है। मतलब एग्जैक्टली 40 मार्क्स का ऐसा आता है। सर यहाँ पर जो है ये सेक्शन सी जो है लिटरेचर सेक्शन है। तो सर अभी तक किसी बच्चे ने अगर फर्स्ट फ्लाइट की किताब एक बार भी नहीं देखी है, किसी बच्चे ने अगर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक बार भी नहीं देखी है, तो अभी से अगर वो चालू करे, यानी अगर हम बात करें डे 11 की, यानी अगर हम बात करें 11 तारीख की, अगर हम बात करें 12 तारीख की, अगर हम बात करें 13 तारीख की, अगर हम बात करें 14 तारीख की, तो बच्चा आखिरकार इन 4 दिनों को कैसे डिवाइड करे कि वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर ले। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि भाई डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के अंदर बच्चा आखिर ऐसा क्या कर सकता है कि पूरा का पूरा सिलेबस 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। मैं तो मानता हूं कि सबसे पहले इन्होंने भी प्रिपरेशन को भी ना सेक्शन वाइज डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ से आप सेक्शन सी का लिटरेचर पढ़ रहे हो, यहाँ से पता चल रहा है टेंस पढ़ने लग गए, यहाँ से पता चल रहा है एक लेटर पढ़ा, यहाँ से पता चल रहा है पैसेज किया, लेकिन वो क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं आ पाएगी। कंफ्यूजन होगा, क्लैशेस होंगे और लास्ट में अल्टीमेटली ये होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप बोलोगे यार करूं कि अल्टीमेटली आप छोड़ दोगे चीजों को। इससे बेहतर है कि आप लास्ट मिनट तक अगर टिके रहो और स्ट्रेटेजिकली अगर आप खेलोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे इसमें हमारे पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, अभी निधि मैम लाइव क्लासेस ले रही है, उसमें उन्होंने कई बार इन चीजों का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके पास, 18 मार्क्स के आते हैं, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बच्चों आपके पास 12 मार्क्स के आते हैं, और ये सारे के सारे आपकी बुक्स में से ही आते हैं। और बुक्स में से अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, पहले तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि पढ़ा क्यों नहीं साल भर। बिल्कुल, पूरे साल नहीं पढ़ा और 4 दिन बचे हैं सर, ये तो सही में एक बहुत ब्लंडर है, हिमालयाज ब्लंडर है ये। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी अगर गलती हो गई तो क्या करें सर, यार आपकी सुनने के लिए आ रहे हैं बच्चों। अभी मैं इसलिए सुना रहे हैं वाली बात क्योंकि अभी फिर भी 10th में आगे से ऐसी गलती मत करना, लेकिन अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी चीजें फिर भी डुएबल है। डुएबल है इस सेंस में कि जैसे आपके पास एक चीजें करनी है ना, तो आप ना समरी पार्ट्स पे जाओ। अभी ये नहीं कि बैठ के आराम से तसल्ली से कहानियों को देखने में लगे हुए, डिटेल में पूरे टोन ऑफ द पोएट को समझने में लगे हुए, अभी उससे कुछ काम नहीं चलेगा। अभी आपका काम चलेगा पूरी समरी को देखना, समरी से ये देखना PYQs में क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं, और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। थोड़ा जो आपका सैंपल पेपर आया उसको देखना, और जैसे आप सैंपल पेपर उठाओगे जो इस बार 2024 का था, उसमें प्रॉपर्ली सेक्शन सी में जाकर देखना, मार्किंग स्कीम में जाना और देखना कि मार्क्स किस बेसिस पर मिल रहे होते हैं, और उसके आधार पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा आउटकम आ पाएगा। अगर अंधाधुंध आंखें बंद करके कहीं भी निशाना मारोगे ना तो कहीं लगेगा भी नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सर कुल मिलाकर के अगर बच्चे की बात करें कि बच्चा जो है 11 तारीख को क्या करे, तो हम बोल सकते हैं कि भैया 11 तारीख को बच्चा क्या कर ले, फर्स्ट फ्लाइट उठा ले। एंड फर्स्ट फ्लाइट की आपने बोला कि भैया सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख ले जाकर के 5 साल के कि किस तरीके के क्वेश्चंस डिजाइन हुए हैं। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट का समरी देख लेना है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मेरा तो मानना ये है कि PYQs देख करना एक सीधा आइडिया आता है कि किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, टेंडेंसी बता जाता है। एग्जैक्टली। तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई आखिरकार खेलना किस तरीके से है। सर अगर 12 तारीख की बात करें तो दूसरी जो बुक है हमारी जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसको कंप्लीट किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है समराइज मेथड में। बिल्कुल, इतना टाइम तो है नहीं ना सर कि बच्चा, अगर इतना टाइम नहीं है ना बेटा आपके पास कि आप जो है वो लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। मुझे अगर अपना याद आ रहा है कि मैंने कैसे पढ़ा था, ऐसे टाइम पे ना रिवर्स लर्निंग
लर्निंग की जाती है। रिवर्स लर्निंग मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है फिर चैप्टर पढ़ा जाता है। हाँ। मतलब जनरली क्या है कि हमने पहले चैप्टर पढ़ा फिर क्वेश्चंस वगैरह में आते हैं ना, इसमें क्या है कि अगर आपने देख लिया कि इस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है तो फिर अगर आप वहां चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि इस लाइन से ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ पता था। चल रहा है पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया और पता चला कि भाई जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां से क्वेश्चन आता था वो पार्ट कभी कवर किया ही नहीं। तो इसीलिए एक स्मार्ट अप्रोच ये होती है कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न वहां पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों को इतना टाइम नहीं है भाई कि लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन आप लोग चैप्टर्स को पढ़ो। बेटा इतना टाइम है आप लोगों के पास कि एक बार आप लोगों को कहानी पता चल जाए, कहानी पता चल जाएगी, यू विल बी एबल टू फ्रेम कुछ पार्ट तो आप फ्रेम कर ही पाओगे। गलत भी नहीं है बच्चों, स्मार्ट अप्रोच है, अगर आप कर सकते हो तो ये बहुत बेस्ट भी है फिर उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही करना है सर। 11-12 तारीख में हम मान करके चल रहे हैं कि जो बच्चा है इस सेक्शन सी को कवर कर लेगा, दैट मींस 40 नंबर उसके हो जाएंगे। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब सर उसके बाद बच्चा क्या करे? सर इसको उठाए या इसको उठाए? मुझे लगता है इसको उठाए। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे को सेक्शन बी उठाना चाहिए? मैम सेक्शन बी के मामले में मेरा ऐसा मानना है, जैसे ग्रामर है ना, तो जैसे इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, बेसिकली कोई भी ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की जो होती है उसकी मैथ्स होती है काइंड ऑफ, क्योंकि उसके लॉजिक्स होते हैं, किसी लॉजिक्स के आधार पर वो बनी होती है, टेक्निकलिटी होती है उसमें। और उस टेक्निकलिटी के प्लस भी प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं। अगर आपको उसके टेक्निकल पॉइंट्स नहीं आते तो ऐसा नहीं कि 2-4 लाइनें लिख रही कि स्टेप मार्किंग हो जाएगी, आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है तो मैटर नहीं करता कि आपने कैसे लिखा, राइटिंग कैसी आती है, आपको मार्क्स पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। और ये पूरा सेक्शन बी का जो पोर्शन है मैम, थोड़ा सा प्लीज आप साइड हटिएगा, जैसे ग्रामर वाला है और इसके बाद ये फॉर्मल लेटर्स वाला है, एनालिटिकल पैराग्राफ्स वाला, ये तीनों की तीनों ऐसे हैं बिल्कुल टेक्निकल चीजें। आप फॉर्मल लेटर्स में जाओगे, कम से कम कुछ नहीं तो मिनिमम 5 से 10 अगर आप फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट्स को समझोगे, पीवाईक्यूज में देखोगे किस तरह से पूछा जाता था, टॉपर्स आंसर शीट जो होती है उसमें आप देखोगे कैसे उन्होंने इस चीज को लिखा था, आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे करके होता है। ग्रामर वाले पोर्शन टोटली प्रैक्टिस बेस्ड, इसमें मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, आपका इंटेलेक्ट काम करेगा। बेटा इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर, कि अब बच्चे के दिमाग में आएगा मैम वो किताब लूं, मैम वो किताब लूं, मैं अरिहंत की किताब लूं, ये किताब लूं। बेटा इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके तुम लोग अब रूल्स को और थोड़ा सा रियलिटी में भी आना है, बिल्कुल वेक अप विद द रियलिटी। इसीलिए अब ये नहीं कि भाई हम अभी भी उसमें बैठे हुए कि हमें 10 में से 10 ही लाने हैं। बिल्कुल। अभी अगर आपने साल भर कुछ पढ़ा नहीं, ग्रामर का कुछ आपको आता जाता नहीं, तो उन चीजों को देखो जो शॉर्ट होती हैं, जो बार बार पीवाईक्यूज में पूछी जा रही है, जहां पे आपको लगता है कि यार इसमें अगर मैं एफर्ट डाल भी दूं, 1-2 घंटा लगा भी दूं तो या फिर बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें बढ़िया अप्रोच क्या हो सकता है बेटा, सेक्शन बी में अगर हम ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करें तो सर यूट्यूब पर इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है। हमारी निधि मैम ने ग्रामर 1 शॉट कराया हुआ है। जस्ट गो टू दैट सेक्शन एंड सी दैट लाइव। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगे और आप लोग 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 8 नंबर, 10 में से 7 नंबर स्कोर कर पाओगे, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें मेरा जो पर्सनल सजेशन है ना वो यही है कि आप ना सीधे जंप करने से बेहतर किसी भी वीडियोस में पहले खुद का एनालिसिस जरूर कर लो। आपको आइडिया लगेगा कि ग्रामर में एनालिसिस करने का तो अब थोड़ा टाइम कम है ना। लेकिन मैम वही है ना कि अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, इफ यू गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री देन आई विल स्पेंड माय 4 hours टू शार्पनिंग माय एक्स। है ना, मतलब अगर हम अंधाधुंध होकर ना, अगर मैं कहता हूँ 24 घंटे भी अगर हमारे पास तो बहुत है, आप 24 घंटे को 24 घंटे की तरह देख रहे हो सकते हो, कोई इंसान उसे 24 × 60 सेकंड के तौर पे देख रहा हो सकता है, तो वो हम पे डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग के आप करोगे तो बढ़िया नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक ही बात हो गई। दूसरा सर आप 2 मिनट के लिए प्लीज, लेटर की बात है, दूसरा फॉर्मल लेटर की बात है। अगर फॉर्मल लेटर की बात करें, जैसे बच्चे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन लेटर होता है। अब कंप्लेन लेटर के अंदर या किसी भी तरीके के लेटर के अंदर कॉमन लाइंस होती हैं, तो वो कॉमन लाइंस को रट लो। हाँ, टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में रटना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर फॉर्मल लेटर की बात करें या फिर इस पोर्शन की बात करें, तो इस पोर्शन में जो नंबर होते हैं ना सर, वो होते हैं कि फॉर्मेट सही लिखा है या नहीं। ऐसी बात क्यों होती है? एब्सोल्युटली, कि भाई जहां पर आप लोगों को सेंडर का एड्रेस लिखना चाहिए था वहां सेंडर का एड्रेस है या नहीं, जहां पर रिसीवर का एड्रेस लिखना चाहिए था वहां रिसीवर का एड्रेस है या नहीं, जहां पर डेट लिखना चाहिए था वहां डेट है या नहीं, जहां पर डियर मैम डियर सर लिखना चाहिए था वहां डियर सर डियर मैम है या नहीं। राइट साइड में चीजें हैं, लेफ्ट साइड में चीजें हैं, दैट मींस सारा का सारा नंबर जो जाता है, मुझे लगता है सर कि वो कहीं ना कहीं जो नंबर जाता है वो फॉर्मेट के जाता है। एक बारी के लिए ना आप थोड़े बहुत एरर्स यहाँ लिखने में गलती हो भी जाए तो चलेगी एक बारी, लेकिन यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या आपके ग्रामर के पंक्चुएशंस वगैरह हैं या इस तरह के ग्रामेटिकल एरर्स आप कर रहे हो, सीधे नंबर कटेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट पे नंबर ये सेक्शन बना ही इसके लिए। तो आप ये ध्यान रखो, फॉर्मेट आपका सही
सही होना चाहिए, पंक्चुएशंस जो यहाँ पर होती है वो सही होना चाहिए, एब्रिविएशंस का अननेसेसरी यूज नहीं होना चाहिए राइटिंग स्किल्स में, और जो भी फॉर्मेट लेटर्स का फॉर्मेट जो मैम बता रही है सर मुझे यहाँ पर जो है बच्चा क्या कर सकता है, कॉमन लाइंस रट के चले जाओ, मतलब कि जैसे कंप्लेन लेटर की बात करें तो वहां पर कॉमन लाइंस होती हैं कुछ, उनको रट के चले जाओ, स्टार्टिंग में चिपका दो। अब आपका जो लेटर होगा वो कैसा दिखाई देगा, इफेक्टिव दिखाई देगा। अब बीच में हो सकता है 2 लाइन एग्जामिनर पढ़े, तीसरी लाइन पढ़े भी ना, और वो जो 2 लाइन है वो जो 2 लाइन है वो आपने बेहतरीन लिखी है, और जब बेहतरीन लिखी है तो एग्जामिनर को लगेगा कि भैया बहुत बढ़िया लिखा है, तो 5 नंबर आपको देकर के जाएगा। कहने का मतलब है वेल बिगन इज अ हाफ डन, ठीक है, आधा काम आपने अच्छा कर लिया। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बात की। तो बेटा आप लोगों को क्या कर लेना है भाई, 20 नंबर हो जाएंगे आप लोगों के पूरे, अगर सेक्शन बी को आप लोगों ने पूरा कर लिया है। और कब पूरा कर लोगे, 13th वेडे को, यानी 13 तारीख को आप लोग क्या करोगे, सेक्शन बी पर काम करोगे। इस दौरान एक काम इन्हें और करना है, साथ साथ जहां पर इन्हें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ी है ना वो रखना है, क्योंकि 14 तारीख को आप फिर दोबारा रिवाइज करने की स्थिति में नहीं होंगे। अभी जो कुछ आपने फिल्टर किया इन 2-3 दिनों में ना, वो आपकी कैश मेमोरी में जा चुका है। जैसे किसी चैप्टर की समरी के अंदर कोई अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट की टर्म दिखाई दिया है तो इंपॉर्टेंट की टर्म्स को आप लोग लिख लो, क्योंकि की टर्म्स जो होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में ये बात डालते हैं कि भाई इस बच्चे ने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया, ये ऐसे ही उठ करके नहीं आ गया, इसने ऐसे ही आंसर को नहीं फ्रेम कर दिया। और टीचर्स एग्जैक्टली चाहते भी है, जो सब्जेक्ट टीचर है, कि आप उनके सब्जेक्ट के प्रति थोड़े कॉन्शियस रहो, ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात आती है सर 14 तारीख लास्ट दिन है, इसमें सबसे पहले तो ये रेस्ट टाइप का डे है ऑलमोस्ट, मतलब अपने को काम करने की जरूरत है, क्योंकि मेजर चंक ऑफ जो पार्ट था आपका वो आपने कवर कर लिया। और सर ये तो अनसीन है ना, ये तो अनसीन है, ये तो जिसकी जितनी समझ होगी उतनी उस समझ से इनका मतलब ये है कि आप ये अपठित गद्यांश होते हैं हिंदी में, है ना, मतलब ऐसे ही है कि जो आपने आज से पहले कभी देखे नहीं, अनदेखे टाइप के जो क्वेश्चन, आज इसमें यही एक्सपेक्ट भी कह सकते हैं आपने देखे नहीं है, आपने खास प्रिपरेशन नहीं किया, इस दौरान जो आप सीखे जर्नी के दौरान उसका निचोड़ है वहां पर। और कुछ ऐसा भी है, ये रखे क्यों होंगे सीबीएसई ने, रखने का रीजन भी शायद यही हो सकता है, एनालिटिकल अप्रोचेस वगैरह देखे जाते हैं बच्चों का ना, बच्चे की जो समझ है वो एग्जैक्टली है कैसी, कि अगर कोई अननोन प्रश्न उसके सामने आ जाता है तो आखिर उसकी अप्रोच क्या है उस प्रश्न को सॉल्व करने की। मे बी दैट इज द रीजन व्हाई सीबीएसई हैज टेकन दीज थिंग्स हियर। लैंग्वेज में तो सेक्शन ए की बात ऐसी है कि सेक्शन ए में मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह करके जाने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा अगर देखें तो एक आधा अनसीन पैसेज को सॉल्व करके देख सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस वाला पर्सपेक्टिव, अदरवाइज भाई वहां जो आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आएगा, जो ऐसा आएगा कि जो कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ, मतलब आपने अगर पहले 1-2 बार किया होगा ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा क्वेश्चंस को आंसर को पिक कैसे किया जाता है, इसलिए इतना भी हल्के में मत ले लेना कि करे ना, कम से कम मैं कहूँ तो 4 से 5 अपने जो अनसीन पैसेजेस होते हैं ना वो एटलीस्ट आपने देखे हुए होने चाहिए, बाकी इससे ज्यादा हो तो आपकी मर्जी है। और ये 14th डे आपका कुल मिला के एक तरह से रिवीजन का ही रहेगा, जो कुछ आपने इसमें किया, पूरा का पूरा जो दिन है वो रिजर्व है आप लोगों का रिवीजन के लिए। सो आई थिंक सर सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि 4 दिन क्या करना है। 11 तारीख को फर्स्ट फ्लाइट कवर कर लेनी है, 14th डे ये करना है। ये क्या है बच्चों, क्या मैम, ये हैमरिंग, हमें 14 डेज सिर्फ हैमरिंग करनी है, जो कुछ हमने पढ़ा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो आई थिंक सफिशिएंट है ना, बच्चों को क्लैरिटी आ चुकी होगी, बच्चों को क्लैरिटी आ चुकी होगी। और एक बात और, ये बच्चों इसमें ज्यादा कंफ्यूजन इसका, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम बोर्ड भी है, ये भी एक है, तो उसको मतलब एक एक्सेस प्रेशर के तौर पे मत लेना। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे जो 10th के बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, एक छोटी मोटी नर्वसनेस और थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट, ये बहुत नेसेसरी, मतलब ये बहुत बट ऑब्वियस है, इससे घबराने की ऐसी जरूरत नहीं है। पहला बोर्ड है, इसीलिए आपका पहला पेपर रखा इसलिए, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द कामनेस, आपको वो फील आएगा भी इसमें, और आप खुशी से बाहर निकलोगे, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन जब एग्जाम देने के बाद आओगे कि सर यार हाँ कुछ तो बातें काम आई, और हम अननेसेसरी कभी क्या होता है, अननेसेसरी बर्डन हम ले रहे होते हैं, अननेसेसरी प्रेशर हम ले रहे होते हैं। जी सर, ठीक है मैम, तो वीडियो को सर यहीं छोड़ना चाहेंगे अभी, क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत प्रेशियस है। हमारी कितनी सर स्ट्रैटेजी देखने बच्चे आते क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ पा रहा है। मैम स्ट्रैटेजी मैंने क्या कहा, मैंने कहा नहीं क्या कि इमाम शकुनी क्या कहते थे, कहते थे कि युद्ध में, मतलब जो युद्ध होता है वो रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाना चाहिए भांजे, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजीज विदाउट एग्जीक्यूशन फेलियर है ना। किसी की चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है। अ प्लान विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। तो इसीलिए प्लान होना बहुत जरूरी होता है, वही प्लान हम आपको देने के लिए आए थे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि हमने आपको साल भर अगर पढ़ाया है, तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा पैनिक कर रहा हो और कोई उसे गलत जगह से गलत सलाहें अगर मिल रही हो, तो ऐसे टाइम पे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एटलीस्ट अगर आपको बताएं। अभी के लिए मैम इसे वाइंड अप करते हैं, ठीक है बच्चों। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, अगर आप फोड़ने वाले हो तो नीचे जरूर लिखो कि सर हम फोड़ के रहेंगे यार, जैसे भी तैसे भी कुछ भी हो। एग्जैक्टली, हमने ऐसा सोचा था, अब तो हम बहुत सारे पॉजिटिव हो गए हैं, दिखने चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बातें। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ यार, वो फोन आ रहा मुझे एक्चुअली सीबीएसई से। मैम ओके, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।